ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है और एक बार फिर से हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं फर्स्ट फ्राइडे फोरम का एक और अंक लेकर। हम हर महीने के पहले शुक्रवार को 6 बजे मिल बैठते हैं, थोड़ा समय निकाल कर बातचीत करते हैं, समझते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और ऐसी किसी एक हस्ती से मुलाकात करते हैं जिसने अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया है। और उस मुकाम के बारे में जानकारी लेने के बाद हमारी ये कोशिश होती है कि उस पर डिस्कशन भी हो, चर्चा भी हो और बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं हमारी बातचीत में जिसका आगे हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज की इसी महफिल में अनिल कुमार शर्मा जी हमारे साथ में हैं। लेकिन जैसा कि हमारे प्रोग्राम का विधान रहता है, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के जो हमारे सरदार हैं श्री भट्टी साहब, पहले उनको इनवाइट करता हूँ। वो वक्ता के साथ परिचय देते हुए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक तो जो स्टैट्यूटरी वार्निंग्स हैं वो आपको देना चाहूँगा। जब वक्ता अपनी बात कर रहे हैं तो प्लीज़ बीच में माइक ऑन ना करें। अगर आपको कुछ कहना है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वक्ता अगर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपना माइक और वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भट्टी साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लीज़ आइए, वक्ता को इंट्रोड्यूस कराते हुए मंच और माइक उनके हवाले कीजिए। Thank you very much. Thank you. I welcome Engineer Anil Sharma to this program, who has very kindly consented to speak to us on democracy, a form of government we are all very fond of and familiar with. He will tell us whether it is working or not. If it is not working, what to do. I'm very happy to say that Anil Sharma has been with me for years on this program, and I call him the backbone of my program. उसके बाद बांसल साहब ने ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने ये सारा ऑनलाइन वाला शुरू करवाया, तो उनको मैं कहता ही इज माय हैंड्स। हमारी माइथोलॉजी तो हैंड्स का मतलब होता है तलवार चलाने वाला, लेकिन वो तलवार नहीं, हमारा प्रोग्राम चलाते हैं। तो शर्मा साहब की सिर्फ ये है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है उन्होंने पैक से। बाय प्रोफेशन इज मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन उनके मुलाकात जो मेरे सौभाग्य में हुई है वो ये है कि इनके फादर उर्दू पोइट्री के मास्टर थे, ऋषि पटियाल जी। तो अर्ली 70s में उनसे मेरी बातचीत हुई और फिर बहुत ही फ्रेंडशिप हो गई, हालांकि मेरे से 21 साल बड़े थे। तो उनकी वजह से इनके घर आना जाना हुआ, और इनके छोटे भाई जो बॉम्बे में हैं, उनसे भी मुलाकात हुई और काफी अच्छा इंटरेक्शन रहता है। ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव। और उनकी जो खास सिफ्त वाली बात मैंने नोट की है वो ये है कि ही रेगुलरली राइट्स टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर ऑन टॉपिकल सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ कंसर्न सोसाइटी। उसका कंसर्न होता है और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से ब्रीफली बताते हैं अपनी बात, जो कंट्रोवर्सी को ठीक करे, ना कि और कंट्रोवर्सी में डाल दे। इस वजह से जैसे मैंने इनका सारा काम देखा, जो सब भाव देखा है, सारी चीजें, I think he's one very valuable member of the First Friday Forum, and I'm very happy he has agreed to speak to us. He has prepared the talk over a number of months. I'm sure you will all like it and be benefited from what he has to say. I invite Sharma Saab to please speak to us. नमस्कार। मैं सबसे पहले तो भट्टी साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये ऑगस्ट प्लेटफॉर्म दिया है टू एक्सप्रेस माय व्हाट आई फील, व्हाट आई सी, व्हाट आई डू। एंड टुडे माय टॉक इज ऑन द टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोबोक्रेसी टू डेमोक्रेसी। दैट्स हाउ आई सी इट। So let me start with democracy is a very attractive word, very soothing to the ears. As such, it carries a lot of weight in it. It is very popular with the thinkers, sociologists, politicians of all hues and ideologies, and historians. As such, the democracy is essential means ruled by the common people. The enlarged meaning is ruled by the people, of the people, for the people. That sounds very assuring. We often claim that India, being the oldest civilization, is the birthplace of very idea of democracy. Concept of Ram Rajya is welfare state that ensured welfare of the people based governance. But for all practical purposes, democracy can be very dangerous, rather than even more dangerous than the dictatorship
when it becomes mobocracy. Unfortunately, it seems that our own constitution makers had used their hearts rather than their brains to draft the constitution. Many provisions of the constitution were cut copy paste from constitutions around the world, ignoring the ground realities of the country. As a result, the sentimentally drafted constitution ended up in deforming the democracy into mobocracy. And mind it, mobocracy is simply nothing but a game of numbers. This in simple words means that the quantity overshadows the quality. Donkeys, if in majority, can dethrone a horse by sheer strength of their numbers. So, in a nutshell, giving the voting rights to every Tom, Dick, and Harry without prescribing some minimum educational qualification to become an eligible voter or even an eligible candidate, coupled with discriminatory caste-based reservation policy, simply made the mockery of democracy, turning it essentially into a mobocracy. It is really ironical that the vast majority of our eligible voters in our country who proudly flaunt their voter identity cards are so illiterate that they cannot read what all is printed on the voter identity cards. At maximum, they can only recognize the photographs on the identity card. That's all. Now, to expect such stark illiterate people to understand the intricacies and the complexity of the politics and policies is really too much. Rather, it is grossly quite unfair to them. As a result of this electoral tragedy, or you may say electoral comedy, the poor illiterate people cast their votes not on the basis of merits of candidates or the political outfits the candidates represent, but on the basis of caste, creed, gender, faith, color, religion, language, etc., etc. With the corruption creeping in our electoral system, along with the above mentioned elements, not only the illiterate voters, but even the educated voters also started casting their votes on the basis of monetary and other freebie considerations. This sadly resulted in money and muscle power playing a major role in our electoral process. This phenomenon compelled the politicians to seek the help of mafia dons. With the passage of time, the mafia dons themselves started contesting the winning the elections. Atiq Ahmed, Mukhtar Ansari, Muhammad Shahabuddin, Azam Khan, etc. in UP, and Arun Gavli in Maharashtra are few examples of this sad development. As such, almost all the political outfits, whether national or regional, started giving tickets to the mafia dons, and the politics was completely criminalized. This dreadful scenario discouraged the upright, honest, sincere, educated people to contest the elections or even casting their votes. When the value of the vote of a D.Lit scholar is equal to the value of the vote of a stark illiterate Dalit voter, how can the D.Lit scholar be expected to waste his or her energy and time to contesting, even casting their votes, when they were very well know that they would be outnumbered by the illiterate voters? As such voting pattern cannot result in meaningful democracy, it can only yield mobocracy that we have in our country. Criminalized mobocracy results in democracy. It is really ironical that Amrit Pal Singh, elected MP from Khadur Sahib constituency in Punjab, and Engineer Rashid, elected MP from the Baramulla constituency in Jammu Kashmir, were permitted to contest and win the elections as per the terms and conditions of our funny electoral system. But the honorable courts found their crimes to be so heinous that they were not permitted to enter parliament. As a result, the people of two constituencies, Khadur Sahib in Punjab and Baramulla in Jammu and Kashmir, remained unrepresented in the parliament. In the past, the famous stark illiterate dacoit queen Phulan Devi was given the ticket by the Samajwadi Party and she got elected to become an MP. What meaningful contribution she could have made, anybody's guess. Case of Phulan Devi is not isolated one. In view of the observations, if we want to have real meaningful democracy in the country, we need to make revolutionary changes in our electoral system at all levels of elections. Education and literacy will have to be brought in the electoral process as the bulwark for meaningful democracy. Role of money and muscle power will have to be minimized, if not totally eliminated. Political outfits offering cash and kind freebies to the voters and eliciting votes on the basis of caste, creed, color, faith, religion, and language, etc., will have to be strictly barred from taking part in electoral process. Some minimum educational qualification will have to be prescribed to become an eligible voter and even an eligible candidate.
If the spirit of the true indiscriminatory democracy is to be upheld, then the caste-based reservation will have to be abolished from the electoral process. At least the convicted, if not accused, persons will have to be kept out of the electoral process. Measures will have to be taken to restrict the number of independent candidates. Even the number of political outfits will have to be curtailed. Some acceptable parameters will have to be charted out for a political outfit to become eligible to get registered as a political party to qualify to contest the elections. Non-serious characters will have to be kept out of the serious electoral process. If possible, panchayat and urban local body elections should have be made apolitical. No political outfit should be allowed to get directly involved with the electoral process for elections to the panchayats or urban local bodies. Now, when we have option of nota, voting should be made mandatory. Any eligible voter failing to cast his or her vote without any acceptable plausible reason should be awarded some punishment. After all, if we people want a government of their choice, then they will have to take electoral process seriously. Well, at the end, I must admit that maybe I'm wrong in my perception, and I may sound like a cynic. Maybe my observation will sound a little cynical, but that is how I look at things. It is also a hard fact that personal perceptions can be myopic in nature. I would welcome if I stand corrected. I rest my case. I thank all the honorable attendees for the patient hearing. Thank you. Thank you very much. अनिल जी Mute. हेलो हेलो हाँ अशोक आप बोल म्यूट रहा है हूँ भाई भैया आपका हाँ जी my camera is not permitted by by you so I will ask for permitting my camera first but anyway this is very much awakening and alarming what you have explained so far. I think one parameter which are during the discussion, of course, all the facts are okay, but at point of time you have mentioned that why literate people should vote when they find that their vote will have no value. That is what they think. You know, what is majority? Majority is how much people represent the organization. ठीक है अगर सभी बैठ के ये घर बैठ जाएं कि मेरी वोट का तो कोई फायदा नहीं है और जो इलिटरेट हैं वो तो पूरे जोश के साथ वोट देते हैं तो वी विल बी डेफिनेटली रिड्यूसिंग अवर स्ट्रेंथ इन द वोटिंग और अभी तक जो होता रहा है वो यही सोच रहे हैं हमको हमारी जो डेमोक्रेसी है जिसको आज हम रीडिफाइन कर रहे हैं उसका रिजल्ट है क्योंकि हर एक को पता है वो कहते हैं ना कभी पत्थर मारते हुए दरवाज़ा कोई मारता था हमने दरवाज़ा बंद कर लिया तो वो कहता कि मेरे से डर गए so that way we will be allowing them to grow and dominate us all through our life. Thank you if I have said anything. That's why I have mentioned about the nota. नहीं, but nota is still useless thing. Okay. The person who is not able to decide what to do and what not to do, तो मतलब नोटा का सिग्निफिकेंस क्या है? It is all the same that even not casting the vote, rather more dangerous. Maybe you are right. है ना? That is more dangerous. That means we are adding more illiterate people in us when we say that this is nota. Thank you. Dr. Bhatti, you are on mute. Let's go to someone else.
बंसल साहब शायद बीच में गए हुए। चलो चलो फिर करो। हाँ है। अभी तक नविता जी आ गई हैं शायद मेरे हाँ को। जी, हाँ जी. Uh, Anilji made a very good. It was a very good talk and very concise and precise. I mean, you just finish it off very well in time and made some very important points actually. And I agree to most of them actually. Things like, I mean, whatever we are witnessing in democracies across the world nowadays, it is actually almost like making fun of democracy because what they do is that everywhere you see what they're doing is that they make the maximum effort to come into power, and once they are in power, then they don't bother about the common citizen or their problems, and they almost act like dictators. So it's like making fun of the democratic process. So I think one of the very important points is that the candidates who can stand for elections, they should have a minimum qualification. That is very important. Secondly, like you mentioned, that the criminals should be kept out of the system because that is one thing which really discourages good citizens coming forward to stand in elections because the whole election process and the political scenario has become very criminalized. So people are they don't want to get into this because they feel it will be a mess and we will end up in a difficult situation. So they don't want to do that. So these points are very important. Another one point I think which we could add to this is that the right to recall. Yeah. Right to recall means like once if they come into power, that doesn't mean that they have a license to do anything for the next how many ever years, 4 years in America or 5 years in India, or whatever is the tenure of a ruling party anywhere. So if the people are not satisfied with the person whom they have elected, there should be some method to recall that candidate and call for fresh elections. So that is one thing. And what we have seen very it's a very normal thing everywhere in the world that they need funding. The political parties need funding for fighting the elections. That's where actually the corruption creeps in. So the corporate houses or the business houses, those who support or give their financial and other whatever resources to help these people come into power, then when they come to power, they are actually working for the benefit of these people. They're not working for the benefit of the normal citizen. This is true across geographies. I'm not mentioning any particular country. So that has to be, I think, reworked. This why do the political parties need funding in the first place? What there should be is just that you tell what is your manifesto. You discuss. There should be basically people should know what you're going to do for them, and that doesn't really require money. Why we have to spend money on the entire electioneering process? That if we can do without, I think most of the corruption will be nipped in the bud. So these are a few of my observations, and I agree with most of the things that
Mr. Anil Sharma said. Thank you. थैंक यू। हाँ जी बंसल साहब चलो आगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आगे मुझे लगता है सुकेश चंद्र शर्मा जी हमारे पास अभी उन्होंने नहीं कहा है कुछ। सुकेश चंद्र शर्मा जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें। अनिल जी नमस्कार। बहुत अच्छा, आपने बड़ा ब्रीफली सब कुछ समराइज कर दिया। मेरे व्यू पॉइंट से लगता है कि सबसे पहले सिटीजन जो हैं जितने भी अपने वोटर्स, दे शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू द नेशनल इशू। दे शुड हैव देयर नो राइट्स बट देयर ड्यूटीज एज वेल एज देयर करेक्टर। एंड आई थिंक election fund should be from the government and no political party should be allowed to make their own posters। और दूसरा ये है कि जो भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए अपना मटेरियल देना है वो ऑनलाइन डाल दें। पोस्टर भी गवर्नमेंट प्रिंट करेगी, इलेक्शन कमीशन, सब पार्टीज का, तो एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। एडिशनल कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल ना, जैसे अपना टेलीविज़न पे आता है टाइमिंग के लिए, उसी तरह पब्लिक में भी वही पोस्टर्स पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए। आई थिंक इससे हमारी डेमोक्रेसी और भी स्ट्रॉन्ग होगी और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगे ताकि 100% वोटिंग हो। ये जैसे बंगाल में हुआ है, पीपल बिकेम विजिलेंट ऑफ ए फ्यूचर डिजास्टर फॉर द नेशन। इसी तरह हमारे भी अंदर एक डिजास्टर तो नहीं कहीं आने वाला आगे, वट एवर लेवल, हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ये काफ़ी है। जी सर, देखिए टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आइडियलिज्म भी है और रियलिटी भी है। ये भी है कि दोनों तरफ के पक्ष हैं और उन पक्षों के खिलाफ एक तीसरा पक्ष भी है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरफ हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर विचार करना बहुत कम समय में शायद जो विषय है उसके नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिर भी जो सब लोग, मेरे को लगता है जितनी टॉक हमारी हुई है उसमें से शांति, पीस पे सब लोग सहमत हैं कि पीसफुल तरीका होना चाहिए। और इस तरीके को आगे सुनते हैं। भट्टी साहब हमारे साथ दोबारा हैं। भट्टी साहब, हम आपको इनवाइट करते हैं। आपने सुना, सबको सुना, और हम आपको सुनना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। और ख़ास तौर पे इस विषय पर भी हम सुनना चाहेंगे आपको कि आइडली तो क्या होना चाहिए और प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है। आइडली होना चाहिए, लेकिन अगर वो होगा ही नहीं तो वो नहीं होगा, वो हम सिर्फ किताबों में फिलोसफिकल बातें रह जाएंगी। ये होना चाहिए, लेकिन जब हो नहीं सकता तो नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली किस एस्पेक्ट पे हो सकता है, क्या क्या किए जा सकते हैं, क्या चिंतन होना चाहिए और चिंतन कौन कौन करे, किस तरह की बैठकें हों, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकल हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। Thank you very much. I think what Sharma Sahab has said is very precise and very good और historically true भी है, sentimental नहीं है। आपको हैरानी होगी कि मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बड़े एक्टिव कंसर्न से माइंड में आती रही हैं। सो थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव रिफ्लेक्टेड, रिसर्च्ड, थॉट अबाउट इट एंड देन फिगर्ड आउट कि चक्कर क्या है इसका। आपको हैरानी होगी कि 1949 के एंड में कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी और 26 जनवरी रिपब्लिक डे 50 में उसको लागू कर दिया। और जब उसका 50th ईयर हुआ, दैट इज 2000, उस वक्त एक पंजाब में जर्नल था, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक 50 पेज का आर्टिकल लिखो कॉन्स्टिट्यूशन पर। आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज रिटन सो लॉन्ग। तो मैंने उसकी पूरी रिसर्च कर ली। तो जो शर्मा साहब ने पहले बात कही वो रिसर्च में निकली थी कि वो कॉपी पेस्ट उस वक्त भी कॉपी पेस्ट किया था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बुक इन द वर्ल्ड। और इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई नहीं है, लेकिन वो बड़े पीसफुली सारा कुछ कर रहे हैं। और ये जो डेमोक्रेसी है सारा, मैंने इसके स्टडी में सारा 45 सेंचुरीज का सारा वर्क देखने के बाद निकाला है कि वो नाम चेंज कर लेते हैं, बाकी गंद मंद वही चलता है। अब उसमें चक्कर क्या है
जो आप चीजें कह रहे हो वो कभी नहीं हो सकती, जो आप प्रैक्टिकल कह रहे हो ना वो नहीं होगा। प्रैक्टिकल क्यों नहीं होता? मैं एज ए टीचर आई वॉच्ड इन माय कॉलेज which I thought all along it was a mini India. उसमें जो थोड़े स्मार्ट लड़के थे और थोड़े गुंडा टाइप के लड़के थे, वो सारे का सारा वही चीज चलाते थे। ना एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुनते थे, ना यूनिवर्सिटी की, ना प्रिंसिपल की। जो उन्होंने कह दिए सारे स्टूडेंट वही बात मानते थे। अब हमने एज टीचर सोचा भी ये बैच चला जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। वो पता चला वो जब बैच आउट जाता है तो तब तक वो दूसरों को सिखा देते हैं वही चीज, तो वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। तो उसमें पता क्या चला? पता ये चला है कि ब्रेन और ब्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो ह्यूमन जेनेटिक्स में बन चुका है। क्यों? जब भी शुरू हुआ किसी वक्त भी, जैसे आप कहते हैं महाराजा वो है बड़ा अच्छा होता है, ब्लू ब्लड, तो ब्लू ब्लड नहीं है, वो ब्लैक ब्लड ही था सारा शुरू में। जिसकी हिम्मत थी उसने कर दिया और सारा चला दिया, और सेंचुरीज पर काम कुछ नहीं किया तो अच्छे लगने लगे। जो काम करते उसके तो हाथ खराब हो जाते, सब कुछ खराब हो जाता। तो उसमें जो आप प्रैक्टिकल कह रहे वो नहीं हो सकता, क्योंकि पार छीन के कोई नहीं देता ना। गुरु गोबिंद सिंह ने कह दिया है कि चूहे को भी कहो वो नहीं देगा, तो निकालना पड़ता है। अब मेरे से फ्रेंकली देखो कि मैंने किताब मेरी छप गई टू ईयर्स अगो, उसका नाम है रिकवरी ऑफ इंडिया। इज द मोस्ट comprehensive book ever written on anything that you think is wonderful in India। सारे की सारी लिखी। उसमें ये नहीं लिखा ये क्या है सोशल का, सारी स्पिरिचुअलिटी भी बताई है, ऋषि मुनि भी, ये सारे सिस्टम जो है, और ये जो कह रहे हैं राम राज्य एंड ऑल दो सारी सारी चीजें उसने बता रखी है। और उसमें यही नहीं कि बताया, ये भी बताया कि ठीक कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक्स में मुझे ये लगा है कि सारी की ब्राउन और ब्रेन की ही बात है। ये ठीक नहीं हो सकती unless there is someone who is willing to sacrifice by abandoning lust for power। अब उसकी एग्जांपल आपको अजीब लगी क्योंकि ये कास्ट क्रीड की बात कर रहे, उस सेंस में नहीं मैं कह रहा, एज ए मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट। रंजीत सिंह के जमाने में जो 50 इयर्स का ही था रूल, वो सारा हुआ, तो उसने क्या किया? ही अबेंडन्ड एवरीथिंग। वो उसने तो थ्रोन भी बनाया, कुर्सी पे बैठता था, और उन्होंने जो गुरुओं ने बना दिया था वो इतना कमाल का बना दिया कि वैसे आप सोच भी नहीं सकते। अब एआई आ गया है, एआई भी सारे लग जाए ना, वो सोच नहीं सकते भी ऐसा हो सकता है। अब देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल पॉलिटिशियंस एंड एवरीवन एल्स इज सेइंग कि रिलीजन को पॉलिटिशियन से अलग, पॉलिटिक्स से अलग करो। और यहाँ पे जो पंडित जी ने शुरू कर दिया निरपेक्ष वाला, धर्म निरपेक्ष, मतलब आप धर्म को मानते नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना। तो उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो लोग नहीं समझ पाएंगे कभी भी, वो ये है कि जिसको हम साइंस कहते हैं वो सारा मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ मैटर इज एडवांस्ड बाय साइंस। सारी स्टडी माया जिसको हम यहाँ पे कहते हैं वो उस पर है। लेकिन जो वैल्यूज है वो तो साइंस में पहली लाइन में लिखा होता है, भाई इसमें वैल्यू कोई नहीं है। तो अगर उस पर फोकस रखोगे तो वैल्यू तो होगा नहीं, फिर ऐसे होगा जैसे हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलीजन से ही वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्रिएट नहीं करता। जो एक्सपीरियंस्ड हैं स्पिरिचुअल सेंट्स जिनको बोलते हैं, उन्होंने कांटेक्ट जब भगवान से करते हैं तो पता चलता है ये वैल्यूज है, और वैल्यूज लिमिटेड नहीं है, बहुत है। तो उनमें से बता देते हैं ये करो वो करो, संस्कार जिसको बोलते हैं। तो वो करके करते, अब उसको अलग कर दिया तो फिर पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही होना था जैसे हो रहा है। अब उसमें मुझे एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है कि हम कहते हैं अकबर ने क्या किया, फलां आ गया। वहाँ H.G. वेल्स इतना बड़ा हिस्टोरियन, उसने लिख दिया अशोका की गोल्डन एज थी, वहां बैठा हुआ तो कुछ स्टडी भी नहीं किया। यहाँ भी ऐसे लिख रहे हैं। एक एक हमारा यहाँ पे नाम मुझे अनित क्या नाम है उसका, वो बड़े फड़ी मारता है, मेरी बड़ी रिसर्च खाक खाक रिसर्च किया, उसने कुछ भी नहीं किया रिसर्च। किताबें ऐसे लिख दी हैं, बोल भी रहे हैं और शाबाश भी मिल रही। तो उसमें जो बेसिक चीज है वो देखिए कि जिसको गोल्डन एज कह रहे हैं। Ashoka killed 108 of his own brothers to get to the throne।
अब उसको कैसे गोल्डन एज कैसे, और इसी तरह सारा मैसअप हुआ है। तो जो मैसअप हुआ है वो आपको पता भी नहीं कैसे हुआ। वो ये हुआ है कि महात्मा गांधी टैगोर से 8 साल छोटे था, लेकिन टैगोर का बड़ा नाम था, नोबेल प्राइज मिला, ये वो सारा कुछ था। तो ये जब उनकी लास्ट मीटिंग हुई उसका रिकॉर्ड में बताया हुआ है। सारा करने के बाद ऐसे हम डिस्कस करें, जब कुछ भी नहीं निकला तो वो कहने लगा क्या होना चाहिए। तो टैगोर कहने लगा फर्स्ट एजुकेशन। तो इसको पूछा आपके हिसाब से, वो कहता स्वराज होना चाहिए, एजुकेशन बाद में आ जाएगी। अब मैं शब्द वहां से कर दिया तो फिर बात, अभी तो हम वैसे ही बात कर रहे हैं। अब उसमें शॉर्ट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। जब बीजेपी पार में आई थी, मेरा अपना व्यू, मुझे अगर अभी भी मेरा काउंसलर मुझे बना लें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो इन जस्ट 24 आवर्स। क्योंकि आपको पता ही नहीं करना कैसे है ना। जो एडवाइजर उनको भी नहीं पता, खुद ही तो कह रहे हुए पढ़े लिखे नहीं, समझ में नहीं है, कोई ओपन व्यू नहीं है, बाहर की चीज का पता नहीं, तो केबाजी है, मौज करते हैं वो है। तो उसमें क्या 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 चीज निकलती है? चीज ये निकलती है कि द लस्ट फॉर पावर इज वन ऑफ द 5 इनर एनिमीज विच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंट्री टू द एंटायर वर्ल्ड। कि उन्होंने बताया कि 5 चोर अंदर ही है। वो अंदर वाले चोर हम एक्सटर्नलाइज कर देते हैं कि जैसे अंदर वाला मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, तो बाहर कंट्रोल करना शुरू कर देते, बाहर वाला काबू नहीं आता उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो गुरु नानक ने तो सिंपल तरीके से बताया, यार वो चक्कर में मत पड़ो, मन जीते जग जीत। वो हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको पता भी नहीं है क्योंकि आपने उतना स्टडी नहीं किया। कि उसको श्रुति बोलते हैं। श्रुति मीन्स द प्योर फॉर्म ऑफ रेवलेशन। तो उसके बाद स्मृति बना दी है। तो स्मृति में जो चीजें वो सारे वेदों के उल्ट है। तो स्मृति ही करंट सदियों से आ रही है, तो वेद तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो सारे सारे हमें भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो ऐसे है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि रिलीजन अगर इतना इम्पोर्टेंट है, देयर इज ओनली वन साइंटिस्ट होल्ड वर्ल्ड, स्विस था, जुंग था उसका नाम, कॉल जुंग। He is the only one scientist who has said religion can't be talked away. It is such a great force. तो उसको आप कंसिडर नहीं करते, बाकी उल्टे से लेक्चर मारते रहते। यहाँ पे जो कुंभ होता है मेला, करोड़ों लोग आते हैं ना। तो बाहर वाले एक स्टडी करने आए तो बड़ा हैरान हुआ है। तो उसका क्वेश्चन था पहले ऑर्गेनाइजर, हाउ डू यू पब्लिसाइज द इवेंट। वो कहता यार पब्लिसाइज इतने बंदे संभाले नहीं जाते, पब्लिसाइज करा पता नहीं क्यों होएगा। जस्ट इमेजिन द फोर्स, यू आर जस्ट बीन टोल्ड एंड दैट इज अबाउट ऑल। तो वो तो हमने किया ही नहीं। अब उसको करते हैं जो वो खराबी के लिए करते हैं। तो मेरे हिसाब से जब इनको पार मिली थी, द फर्स्ट थिंग शुड हैव बीन कि जो कम्युनल हमें नाम दे रखा है वो हमने नहीं करना। आरएसएस जो मर्जी कर रहा है, उसमें भी जो खामियां मैंने सारे एनालिसिस करके बताया कि वो कहते हैं सावरकर स्टडीड 7 फिलोसफीज एंड देन हिंदू तबका। मैंने 7 फिलोसफी सारे लिख के बताए भी इसमें क्या है, तो ये क्या बोल रहा है, वो सारा बोगस सब इंटायर। तो उसमें क्या होना था भी, पार पे आगे पार ही तो लेना चाह रहे थे ना, तो अब अच्छी पार करो ना। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हम कह रहे हैं उनके हिसाब से अगर वो कर दिए तो जो आजकल हो रहा है वही होगा, मार कुटाई ये वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो वैदिक, जैसे स्वामी देवानंद कह रहे थे, उन्होंने कहा था बैक टू द वेदर्स। हालांकि बैक का ये नहीं मतलब कि आगे को नहीं आना, तो बैक का कुछ और मतलब है कि उसका जो क्रक्स है, उसकी एसेंस, उसको लेके आगे चलना। तो उसमें क्रक्स में तो बड़ी सिंपल चीजें बता रखी हैं। एक ही मैं कहता हूँ, सारा छोड़ो किताब को, उसमें ये जब कह दिया है कि दी होल अर्थ इज वन फैमिली इज एनफ। ये लेक्चरों में ये भी बोलते हैं। तो अडानी को उधर निकाल के वहां फेंक दिया, तो होल फैमिली कहाँ चली गई? अब सारी दुनिया को कह रहे हैं, ये तो एक भी नहीं संभाली जा रही। तो उसमें मुझे क्या लगता है, प्रैक्टिकल जो आप कह रहे हो वो नहीं होना कभी भी।
अगर जैसे ये जोर चला रहे हैं आप लोग ने, स्टूडेंट चला रहे हैं, अगर इनके हाथ में आएगा ये भी ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा। वो कैसे देखा मैं आपको बताऊं, बड़ी हैरानी होगी आपको। प्रिंसिपल रेजिडेंस ऑन द कैंपस ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी कोई वॉल नहीं है, सामने तो वॉल है, पीछे नहीं है। पीछे एक कॉलोनी बनी हुई थी, जो यहाँ का एमपी था उसने इलीगल तरीके से बसा रखी थी। अब उसकी कोई बाउंड्री तो थी नहीं, तो पंजाब की भी वोटें लेके जीत जाता था। तो अब वहां से क्या होता है, उन्होंने सूर पाले हुए हैं, ये भैंसे, ये वो कई कुछ। तो सुबह जब अच्छा काम होना चाहिए था, वो सारे की सारी ना फौज मेरे कैंपस में से जाती थी। तो मैंने कहा ये क्या बकवास है। तो उसमें सारी चीजें मैंने नोट की। एक आदमी आता था जो गरीब था, पैदल ही आता था पहले। वो करते करते पता चला कांग्रेसियों ने, जो भी पॉलिटिशियन थे, उन्होंने उसको अपने साथ कर लिया। वो पता चला, फिर उसको साइकिल मिल गया, फिर स्कूटर मिल गया, फिर वो मिल गया। पता चला जिसको हम सोचते थे रिफॉर्म करेगा, वो तो उनके साथ ही जा मिला। और ये ऐसे ही होगा, जिसको भी मर्जी लगा दो, क्योंकि जो पर्शियन है ना, कहावत के, जो नमक की खान में जाता है और नमक जैसा ही हो जाता है, विच इज परफेक्टली ट्रू एंड ऑब्वियस। तो उसमें मैं तो ये कहूँगा वो तो नहीं होगा, आस्ता आस्ता जरूर हो सकता है कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे शुड पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम एंड सेक्रीफाइस। ये नहीं फिर घर पे ठीक देखना, ये सारा कंफर्ट भी हो सारा, तो फिर वहाँ ठीक भी हो। ठीक कोई नहीं करेगा, ठीक तो हमें करना होगा ना। तो उसमें मैंने क्या ढूंढा है, यहाँ कहते हैं मल्टी पार्टी है इसलिए खराबी है। तो मैंने कहा अमेरिका में 2 पार्टियां, तो वह खराबी कैसे हो रही है। और सारी जगह हम सबसे बड़ी जमहूरियत है, और जो वहाँ है वो सुपर पावर की जमहूरियत है। वहाँ जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। आपको हैरानी होगी सुनने में कि अब्राहम लिंकन वाज ए रिपब्लिकन, और उस जैसा वहाँ प्रेसिडेंट हुआ ही नहीं। और ये भी रिपब्लिकन है जो अभी वाला है, तो ऐसा करना कभी काम हुआ भी नहीं। अब कैसे को डेमोक्रेट अच्छा होता हुआ है, यानी आदमी अच्छा होना चाहिए, वन हु रन्स द बिजनेस, लेकिन उसको अगर सेक्रीफाइस करना नहीं आता तो वो नहीं हो सकता। गुरु नानक देव ने तो पहले ही कहा कि ये जो मामला, ये दुनिया का, ये सारा टेम्पररी है, इसलिए इसमें काम अच्छे करने के लिए टाइम बड़ा कम है, कम करना चाहिए। तो कम उन्होंने कहा कि जो आप प्यार प्रेम कहते हैं ना, दैट इज अ लव गेम ऑफ सेक्रीफाइस। वो कहता है जिसको शौक है वो पहले सारा अपना तली पे लेके आए और जीने के लिए सारी आज छोड़ के आए, विच मीन्स लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो तब वो होता है। और रंजीत सिंह ने करके दिखा दिया था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोग, ये हमारे जो हिंदू राजे थे, वो अगेंस्ट थे सारे, वो मुगल फौजों के साथ लड़ते रहे मिलकर। एनीवे, वो सारे दे और फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से रिसर्च ये कहती है कि देयर शुड बी नो पार्टी सिस्टम, क्योंकि जब नमिता ने जैसे बताया, जब पार्टी का चक्कर होता है, उसने पैसा चाहिए टू विन दी, ठीक है ना, तो पैसा कहाँ से आएगा, वो कारपोरेट देते हैं, इधर उधर देते हैं, फिर उन्होंने वापस लेना होता है। जब वो सब कुर्सी पे आते हैं, फिर उनका ही काम, जैसे हो रहा है अभी भी। तो मैं ये कह रहा हूँ भी अगर पार्टी सिस्टम नहीं है तो पैसा खर्चना किसने खर्चना होगा। यू जस्ट अनाउंस एंड whoever is interested उसी को करो, उसका जो भी क्वालिफिकेशन करनी। जो आप क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो, अम्बेडकर की भी सारी बातें नहीं मानते थे, जो बना गया किताब वो भी बहुत वंडर है मेरे कल, क्योंकि सारी नहीं मानते। तो उस वक्त आपको हैरानी होगी कि माय फादर वाज ए मोस्ट ब्रिलियंट पॉलिटिकल एनालिस्ट। उन्होंने यही चीज कही थी कि गुंडों को बाहर रखने के लिए क्यों नहीं वहां क्लॉज डाली हुई। तो वो कहने लगे जो खुद ही गुंडे थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, वो अपने अगेंस्ट ही डाल देंगे उसको। और एक बार इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल में वो बात छपी जो मेरे फादर कई साल पहले बता रहे थे, व्हेन आई वाज अ वेरी यंग बॉय, पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे। तो मतलब कहने का है कि ये वाली बात तो है, लेकिन अगर सारी एजुकेशन पे फोकस कर दिया जाए तो उससे काफ़ी ठीक हो सकता है। लेकिन वो आपको पता ही है, यहाँ पे हमारी जो बजट है उसमें 2% ही रखते हैं, और 2% भी मतलब वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि वेकेंट रहती हैं सारी जॉब्स। कहीं एक टीचर है, कहीं कोई भी टीचर नहीं, कोई ऐसा है।
So the politician, whoever, Indian or Western, is not at all interested in doing anything which goes to the welfare of society. तो उससे छीनना ही पड़ता है, तो छीनना पड़े तो वही करेगा ना। तो फिर उसका क्या करना चाहिए कि जो हम आपस में थोड़ा बहुत सीख गए हैं वो आगे सिखाएं लोगों को। और ये मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, उसके बाद फर्स्ट फ्राइडे फोरम शुरू किया, अदरवाइज पहले मैंने कुछ और प्रोग्राम बनाया था। When I was a senator for 12 years, 54 departments थी, I would go to every department and make friends सारे। तो उनको सब जो हेड थे ना, माने 5-6 अच्छे मुझे लगते थे, उनको मैंने बुला के मीटिंग की। मैंने कहा वी आर गोइंग टू रिटायर, और पोस्ट रिटायरमेंट बड़ी बोरिंग लाइफ होती है, घुटने दुखते हैं, कुछ होता नहीं, काम अगर करें तो फिर नहीं दुखेंगे। दिस इज माई आइडिया कि हम लेजर वैली में जाके रोज गार्डन में बैठ जाएं विद ए प्लेकार्ड, वी आर हियर टू डिस्कस एनीथिंग, जैसे आजकल चैट बॉट करते हैं, आस्क एनीथिंग, वी विल जस्ट से डिस्कस एनीथिंग। क्योंकि बॉटनी का भी है, सोशियोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का, सारे हैं उधर। वो बड़े थे, वेरी एक्साइटेड, वंडरफुल आइडिया। मैंने कहा नो मनी, शेल्टर चाहिए, वहाँ शेल्टर बना, बारिश हुई तो वहाँ चले। तो उसके बाद मैं पूरा उसको डेवलप भी किया एज एन आर्किटेक्ट। नो शेल्टर कॉलेजेस एंड स्कूल्स, जैसे हम पुराने ज़माने में होते थे ना। तो वो एक्साइटेड थे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर एज ए टीचर वो सारे के सारे गुम ही हो गए। फिर मैंने कहा ये तो कोई मिलता नहीं अपने आप, फिर मैंने ये शुरू किया। तो माय सजेशन टू यू इज कि ये हमारी प्रॉब्लम क्या है। एक और बात जो आपको किसी को नहीं पता, नो पंडित एटलीस्ट इन दिस कंट्री हैज नो दैट कि उतनी बेसिक एरर क्या है। वेद का मतलब, वेद इज ए वर्ब, वेद टू नो इज वेद। इफ इट इज ए वर्ब इट हैज टू बी एक्टिव, इन एक्शन। हम तो डिबेट में लगाते हैं, तो डिबेट ही कर रहे हैं 5000 साल से, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी एक्टिव, एक्टिविटी। इसीलिए वो कहते हैं कि गुरु नानक देव ने उसको बड़े सिंपली तरीके से किया, भाई किताबों की जरूरत नहीं है, ये मंत्र सब बकवास है, इन दी सेंस के दो डोंट वर्क। आप एक्सप्लॉइट करने के लिए तो यूज होते हैं, तो आप उसका ये करो कि भगवान को याद करो, ऑनेस्टली आपकी अर्निंग करो, और जो गरीब है उसके साथ शेयर करो। 3 बातें कह रही हैं, कोई फिलोसफी थोड़ी चाहिए। और जो कर रहे हैं वह कर भी रहे हैं। पिंगल बड़ा वहाँ बना था, आप देखो कई जगह भी बने हुए, अब भी लंगर लगता है, कहीं भी जाते हैं वो लंगर लगा देते हैं। वो ऐसी इतनी मोटिवेशन हुई है, वो भी तो यहाँ से ही लोग गए हुए हैं ना, वो भी तो वैदिक काल वाले ही होंगे ना, मतलब हमारे सबके एंसेस्टर्स वही थे। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि यू प्लीज ट्राई टू बिल्ड अप नो एक्सपेंस, नो बिल्डिंग स्कूल्स, कि अपने एरिया में ढूंढे बच्चे सारी जगह होते हैं, यार अपने करवाते हैं, करवा एजुकेट करो। और आई कैन श्योर यू, मैंने उसका प्रिडिक्ट भी किया था, ठीक भी निकला है कि सारे जीनियसेस पैदा हो गए हैं। हमारे मंथन जो सागर का हुआ था 14, उसमें रतन थे, यहाँ पे तो बिलियन 2 बिलियन हो गए मेरे हिसाब से, मैंने सारा उसका लिस्ट भी बनाई। तो उसको लेके आगे चलाएं, जस्ट थक ही चाहिए उनको, कोई और आइडिया नहीं दे, ब्रिलियंट आइडिया, दे कैन डू इट, छोटे छोटे सारे, उस सेंस में आप करो। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड टॉक। मोबोक्रेसी, मैंने इसके ऊपर सारी तस्वीरें भी बना रखी हैं और पूरी पॉइंट भी लिखी हैं, कभी टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। सॉरी, जैसे बंस सब बोल रहे हैं प्रैक्टिकल होना चाहिए, आइडियल नहीं बता रहा हूँ, आइडियल्स आर रियलाइजेबल। यूटोपिया जो है वो यहाँ पे ही होता है, स्वर्ग नर्क इधर ही है, बाहर नहीं है। दे आर नॉट जियोग्राफिकल, दे आर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के। मैंने अभी 5-7 महीने से शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी। आपको हैरानी होगी कि आई एम राइटिंग बुक्स विच आर वेरी वॉल्यूमिनस, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है, ये जो कह रहे हैं वो क्या होती है। तो उसका एक सिंपल उदाहरण आपको दे देता हूँ, उससे काम बन जाएगा। देयर आर अबाउट 80 persons in the whole world who own half the wealth of 8 billion people. अब डेमोक्रेसी अमेरिका में भी चल रही है। यहाँ पे इलॉन मस्क जो सबसे ज्यादा स्कैंडलस चीजें वो कर रहे हैं, उसके पास इतना पैसा है कि वो स्विट्जरलैंड भी खरीद सकता है और कई कंट्रीज खरीद सकता है।
अब ये डेमोक्रेसी उधर चल रही है, इधर हम डिस्कशन कर रहे हैं, उधर वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ भी जो है अंबानी और ये अदानी आगे तो इतना पैसा है कहने की वो कहाँ से ले आए। तो ये सारी बातें कहने की, इसमें प्रैक्टिस कुछ नहीं, वो वही the five inner foes are doing all the mischief। और माया भी भगवान की ही क्रिएशन है, ऐसा नहीं कि वो कहीं और से है, ऐसा नहीं। उसने अपने लीला, जैसे कहते हैं ना, लीला अपना रखी, तो उसको अंडरस्टैंड करके ही चल सकता है, अदरवाइज नहीं। और उसके लिए मैंने उसका नाम रखा है होलिस्टिक ह्यूमनिज्म, in which anyone in any profession, however small or big, can contribute to the welfare of human society, which is one large family inhabiting the globe. Thank you very much. सर इट वाज क्वाइट एलेबोरेशन, बहुत एलेबोरेटेड आपने चीज़ें बताई हमें। और किसी भी व्यक्ति का अनुभव जब इतना विशाल हो जाता है और वो इतनी सारी चीज़ें कर लेता है लाइफ में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चर्चा का जो दौर होता है उसको सीमित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद आपको सुनते समय इतनी सारी कड़ियाँ और जुड़ने लगती हैं इधर से उधर से करके कि अपने आप में कई सोपान और खुल जाते हैं। सबसे पहले अनिल शर्मा जी को सुनना आज, और उसके ऊपर आपको सुनना वाकई में बहुत सारे प्रश्नों को भी खड़ा करता है। लेकिन ये प्रश्न जो हैं हम जो सुनने वाले और देखने वाले उनके लिए छोड़ेंगे। ये प्रश्न हाँ जो है बिल्कुल ऐसे। जी, तो जो जिन्होंने सुना, सभी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ बातों से सहमति आपकी होगी, कुछ की नहीं होगी, आपके अपने विचार होंगे। जो भी आप कहना चाहेंगे आप इस वीडियो की थ्रेड में कह सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा निवेदन रहेगा, विषय ही ऐसा है जिसके बारे में चर्चा करने बैठे तो बहुत ऐसी चर्चा भी हो सकती है जिसका कोई मतलब ना निकले। तो हम देखने सुनने वालों से यही कहेंगे, इस चर्चा का आज मतलब सिर्फ वक्त को काटना नहीं था। तो आप भी जो कमेंट करें वो सिर्फ वक्त का टिके लेना करें, कोई मीनिंगफुल, अगर इस विषय पर आपके मन में कोई ऐसा जवाब आता है कि जिससे कोई ना कोई चर्चा मीनिंगफुल तरीके से आगे बढ़े, तो आप ज़रूर कमेंट करें। नहीं तो अगर आप सहमत ना हो तो आप सिंपली इग्नोर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है भट्टी साहब और शर्मा जी, आज हम उस मुकाम पर आ पहुँचे हैं जहाँ पे हम सभी से विदा लें। तो सबसे पहले जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं विदा करूँगा। बस जो आपने प्रश्न वाला कहा ना, जी उसका मैं एक लाइन में बताऊं, बड़े पहले से लिख रखा है मैंने। जी 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 सारी स्टडी के बाद मुझे ये लगा कि देयर आर नो आंसर्स टू एनी क्वेश्चन इन दी होल वर्ल्ड। जी अदरवाइज 5000 साल पहले जब थे तभी खत्म हो जाना था, भी आंसर आ गए। सो देयर आर ओनली क्वेश्चंस। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या है, जो आप कह रहे हो ना, वो प्रॉब्लम गड़बड़ है। वो ये है कि हर एक की अपनी ही सोच रखता है। जी अपनी सोच जरूर रखो, लेकिन वर्ल्ड व्यू जो है वो नहीं जाना चाहिए। जी जब वो उसका झगड़ा उसी से होता है, मैं ठीक हूँ तुम, ऐसा तो है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ठीक कोई भी नहीं है, अभी तो क्वेश्चन ही है। जी 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 तो जी सवालिया जो होता है वो बेगर होता है, सवालिया जो बेगर होता है, और बेगर कभी भी ऐसी चीज नहीं दे सकता जिससे सारे शांति, इनको जी तसल्ली हो। तो आपके Thank you शब्दों से, आप ही के शब्दों से भावनाएं लेते हुए, इट मे बी कि मेरी अपनी सोच होगी, आपकी आपसे जो सीख रहा हाँ, हूँ या बाकी से समझ रहा हूँ, तो उसी प्रकार जो देखने सुनने वाले उनकी अपनी सोच होगी। मैं उसी धारणा के साथ सभी को सबकी जी सभी को ये दावत देता हूँ। मैं ये बता दूँ कि जो फर्स्ट फ्राइडे फोरम का हमारा ये अंक है, ये हर महीने के पहले शुक्रवार को 6 बजे हम लोग इकट्ठा होते हैं। किसी ऐसे विषय पर चर्चा होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई मीनिंगफुल बात निकल के सामने आ सके। इस प्रोग्राम को फर्स्ट फ्राइडे फोरम आपके सामने लेकर आता है, और जो टेक्निकल सपोर्ट है सोशल सब्सटेंस द्वारा एक्सटेंड की जाती है। और इन शब्दों के साथ सबसे पहले मैं लाइव ऑडियंस जो है उनको विदा कहता हूं, और ये इनवाइट करता हूं कि अगर आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, भट्टी साहब से संपर्क करने के बाद आप खुद भी इस प्रोग्राम के एक वक्ता के रूप में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगले अंक में मिलते हैं आपसे।